बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं हम और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सोहेल रशीद साहब मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे नैब तरामीम के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। 2-1 का ये फैसला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो ये मेजॉरिटी फैसला है, अक्सरियती फैसला है। और जस्टिस जो मंसूर अली शाह है उन्होंने इख्तलाफ किया है इससे। बड़ा आसान अल्फाज में हम कोशिश करेंगे, पूछेंगे सोहेल रशीद साहब से कि सबसे पहले सोहेल रशीद साहब ये बताएं कि आसान अल्फाज में कि फैसला है क्या। फिर हम अगले उस पोर्शन पे बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग या दीगर जमातों को किस को क्या असर होगा। आज का फैसला क्या है, पहले ये बताएं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। आज के फैसले को अगर हम आसान अल्फाज में ये बयान करें तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो चाहते थे दरखास्त में, उनको वो रिलीफ मिल गया है। बाकी सारी टेक्निकल बातें कि कौन कौन सी सिक्कों को कलअदम करार दिया गया और कौन कौन सी बरकरार रहेंगी। मेन जो उनका केस था कि 50 करोड़ का एक बेंच मार्क जो है उसको हटाया जाए, और उसके अलावा जो बिलखसूस 50 करोड़ के बेंच मार्क का थोड़ी वजाहत कर दें। 50 करोड़ की हद मुकर्रर थी कि इससे कम पे नैब केस नहीं बना सकता। 2022 की तरमीम के बाद ये था कि 49 करोड़ की हद तक की अगर करप्शन है तो वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आती। ठीक है। अब जो है उसको वापस बहाल किया गया। अब नैब जो है उसके ऊपर कोई बेंच मार्क नहीं है। वो मतलब किसी भी करप्शन केस में अपना इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, रेफरेंस भी दायर कर सकता है। इसके अलावा सबसे जो अहम मामला था, जो सबसे ज्यादा यूज हुआ करता था सियासतदानों के खिलाफ, जो कि तशवीश का बायस भी था, अदालतें उस पर काबी कर दी थी, वो था आमदन से ज्यादा असासों के केस। कि आप किसी के ऊपर भी बना देते हैं और उसके बाद वो बंदा गिरफ्तार भी रहता है और बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं निकला, करप्शन तो थी नहीं। करप्शन थी नहीं। अच्छा। तो उसमें तरमीम में यह कहा गया था कि आप जब आप किसी को गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, जब किसी पे केस बनाएंगे आप आमदन से ज्यादा असासों का, तो उसमें आप सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि साकिब साहब आपकी जो है ना 2010 में से लेके 2020 तक आपने तनख्वाह से 1 करोड़ रुपया कमाया है, जबकि आपका जो घर है वो 5 करोड़ मालियत का है, लिहाजा आपके असासे आमदन से ज्यादा हैं, तो आए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपका केस बना रहे हैं। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो वो 5 करोड़ के असासे हैं वो बाकी 4 करोड़ रुपए आपने करप्शन से हासिल किए हैं। ये लाजम करार दिया गया था नैब के ऊपर कि अब आपने बताना है कि अगर ये आमदन से ज्यादा है रकम तो ये करप्शन से आई है। ये लाजमी करार दिया था, इसको खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अब दोबारा वही स्टेटस बहाल हो गया है कि अब जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो अपने असासों का जवाबदेह खुद होगा। जो उसकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते होंगे, पब्लिक ऑफिस होल्डर कार्रवाई कर सकेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर बताएगा कि मैंने ये कहां से लिए हैं। इसहाक डार साहब को इस पे रिलीफ मिला था, उनका केस दाखिले दफ्तर हुआ था, नैब को वापस नहीं हुआ था। नैब तरामीम के तहत ये पहला केस था या अकलौता केस था जिसको जज मोहम्मद बशीर साहब ने वापस करने के बजाय सिर्फ इतना कहा था कोर्ट में आके कि इस केस को हम यही रोक रहे हैं। तो वो दाखिले दफ्तर था, वो वहीं से रिस्टोर हो सकेगा, उसका तो रिकॉर्ड भी वापस नहीं भेजा जाना। ठीक है। ये एक सबसे बड़ी सीख थी जिसमें ये बाहर सबूत का मामला जो था ये वापस शिफ्ट किया गया है अक्यूज के ऊपर कि वो बताएंगे। इसमें जो नैब का या इमरान खान के जानिब से जो मौकफ था, जो इसके पीछे दलील दी जाती थी, वो कहते थे कि इस्लाम का जो सुनहरी दौर है खुलफाए राशिदीन का, उसमें हमें मिसाल बचपन से पढ़ाई जाती है कि बीइंग पब्लिक ऑफिस होल्डर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जब पूछा गया था असासों के बारे में, उनके लिबास के बारे में, तो उन्होंने खुद जवाब दिया था कि मैंने इस तरह से बनाई और सेटिस्फाई किया था। तो उसको बेस बना के एक कानून को कहा गया था। अगरचे पाकिस्तान में मिस यूज उसका हमने पहले भी कहा कि हो रहा था, लेकिन अब वो बहाल हो गया स्टेटस। अब दोबारा मुल्जिम के आमदन से ज्यादा असासे हुए तो उसको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है तो उसकी जो जराए मालूम जराए आमदन जो है उनका रिकॉर्ड नैब इकट्ठा करेगा कि इतनी आपने कमाई है रकम मालूम जराए आमदन से, ये आपका जो एसेट है ये मुताबिकत नहीं रखता, उसे तो बताएं ये कैसे बनाया है। बेनामी की तारीफ जो है वो थोड़ी सी चेंज की गई थी, टेक्निकल थी वो थोड़ी, लेकिन उसको भी खत्म कर दिया गया है कि बेनामी अब अगर आप किसी के जगह पे वो रख रहे हैं तो उसमें भी बड़ी ठोस शराइत लगाई गई थी कि वो बेनामी आपको उससे जोड़ना पड़ेगा, कि दिखाना पड़ेगा कि जी अगर मैं बेनामी हूँ आपका तो ये रिकॉर्ड से दिखाना पड़ेगा कि मैं आपके बिहाफ पे इसको होल्ड कर रहा हूँ। अब इमरान खान के जो वकील थे उनका ये मौकफ था कि ये तो जुर्म किया ही बाय डिजाइन किया जाता है। डिजाइन ऐसे किया जाता है कि इसमें ये शवाहिद नहीं छोड़े जाते। तो ये जब नैब को ये कहा जाता है कि आप इसको लेके आए तो इसका मतलब है कि आप किसी के लिए गेट ओपन कर रहे हैं कि वो इससे बच निकले। ये मेन चीजें थी जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। हाँ, रिमांड का जो मामला था 90 दिन से कम करके पहले 14 दिन हुआ था और वापस 30
दिन का कर दिया था, अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने जाते जाते अमेंडमेंट्स करके उसको बरकरार रखा गया है। मतलब वो अब फिलहाल 30 दिन रहेगा, 90 दिन वाला नहीं, 90 दिन वाला नहीं रहेगा। वो जो चेंजिंग थी वो बरकरार रहेगी। इसके अलावा जो रिमांड का एक मामला हो गया, उसके अलावा इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तारी नहीं इन्वेस्टिगेशन में होगी, वो भी मेरा ख्याल है बरकरार ही है, क्योंकि उसके ऊपर कोई राय नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। और जमानत जो है वो नैब कोर्ट से होगी, ये भी बरकरार रखा। नैब कोर्ट से अब जमानत ली जा सकेगी, अभी तफसीली फैसला है तो ये सामने आएंगे। अब जो नेक्स्ट मरले पे आते हैं कि ये बताएं कि पहले इमरान खान पे आ जाते हैं, इस केस आज के फैसले का इमरान खान पर क्या इफेक्ट होगा? इमरान खान नैब अलकादर ट्रस्ट और नैब वो तोशाखाना नैब केस है। देखें अभी तक जो है ना इमरान खान साहब के ऊपर जो केस है वो उसमें आमदन से ज्यादा असासों का केस नहीं है, ठीक है, लिहाजा इस मामले का उस पर इतलाक नहीं होगा। इमरान खान साहब के खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये इल्जाम लगा हुआ है कि उन्होंने अवामी एतमाद को मजरू किया है, क्योंकि उन्होंने काबीना मेंबरान का भी एतमाद चिकनी किया है कि एक बंद लिफाफा ऐसी चीज की मंजूरी थी जो कि गैर कानूनी थी, ठीक है। वो है सारा 190 मिलियन पाउंड केस, लेकिन उसमें भी रिलीफ इमरान खान साहब को मिल सकता था अगर तरामीम बरकरार रहती तो। काबीना का फोरम उसमें यूज हुआ था, काबीना के फोरम से मंजूरी वाले केसेस जो हैं उनको नैब तरामीम में उस पर नैब का दायरा इख्तियार खत्म किया गया था। और इसके अलावा 50 करोड़ का जो बेंचमार्क तोशाखाना केस में अगर बात करें नैब की जो तहकीकात है उसमें उनको फायदा दे सकता था। ये सारी चीजें जो है अब उनको वो रिलीफ नहीं मिलेंगे। और उन्होंने इज़हार भी किया था, आखिरी समाअत पे उनके वकील ने उन्होंने बिल्कुल इज़हार भी किया था। उन्होंने कहा था कि हमने बताया था इमरान खान को कि आपके केसेस का दिफा बड़ा आसानी से हो जाएगा, तरामीम अगर बरकरार हैं। लेकिन वो कहते हैं, उन्होंने एक बयान अल्फी दे दिया नैब को कि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई रिलीफ इस कानून के तहत लूँ, नए के तहत आप इसको कलअदम ही करार दें। और वो एंड तक अपने स्टांस पे कायम थे, लेकिन उनका ये स्टांस जो है पॉलिटिकली उनको ऐसे हेल्प कर गया है कि उनके जितने भी ओपोनेंट्स थे वो अब मुश्किलात का शिकार हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर अब तोशाखाना नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी साहब, इनके ऊपर तोशाखाना से गाड़ियां लेने का केस था जो नैब तरामीम के तहत वापस हो गया था, वो खुल गया। अब वो दोबारा बहाल हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड वापस नैब कोर्ट में जाएगा। तीनों बड़े मुखालफिन जो हैं एक ही केस में उनकी इमरान खान के उनके ऊपर केस बहाल हो गया है। इसहाक डार साहब जो तरामीम के बाद आए वजीर खजाना रहे और वापस चले गए, उनका केस दोबारा बहाल होगा। नैब शरीफ फैमिली और दीगर जो पीपल्स पार्टी के शरीफ फैमिली उन तमाम की केसेस की क्या पोजीशन अब रहेगी? देखें जाली अकाउंट्स के केसेस जो हैं वो काफी बहाल हो जाएंगे, अगरचे उनमें एक चीज अभी तफसीली फैसले में सामने आना बाकी है कि उसमें वो अब किस जगह पे बहाल होंगे, क्या वो नैब रावलपिंडी के पास ही बहाल होंगे या नैब कराची मुंतकिल होंगे? क्योंकि एक तरमीम में ये भी कहा गया था कि जिस जगह का ऑफेंस होगा उससे रेलिवेंट उसी शहर या उसी सूबे में उसका ट्रायल चल सकेगा। और ये बुनियादी वजह बनी थी जाली अकाउंट्स के कई केसेस वापस होने की, जो कि अब यहाँ से मुंतकिल होने थे, लेकिन कराची अभी तक मुंतकिल हुए नहीं थे। नैब को इंतजार था सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले का, जिसमें तकरीबन 1 साल लग गया था। कुछ केसेस लेकिन उसमें जो है ना 50 करोड़ से कम की मालियत होने के ऊपर बेशतर केसेस खत्म हुए थे, पिंक रेजिडेंसी और दीगर, वो वापस रिस्टोर होंगे। आसिफ अली जरदारी के तमाम केसेस जो हैं वो बहाल होंगे। वो 4 केसेस में नामजद मुलजम थे जाली अकाउंट स्कैंडल के तहत, वो सारे बहाल हो जाएंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब का LNG रेफरेंस जो मुंतकिल हो गया था मनी लॉन्ड्रिंग की दफात के तहत, अब स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में चलना था, वो वापस नैब कोर्ट में आ जाएगा। मौजूदा निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब, इनका जब ये वज़ीर आज़म बने तो उन्हीं दिनों डॉक्यूमेंट सामने आया था कि 2020 से इनकी नैब कोयटा में इंक्वायरी चल रही है। इन्होंने कोई एक NGO बनाई हुई है वॉइस ऑफ पाकिस्तान, जो बेनामी से भी थी और उसमें करप्शन के भी एलिगेशंस थे। इनके बेटे को भी उसमें शामिल तफ्तीश किया जाना था, लेकिन वो इंक्वायरी इनके वज़ीर आज़म नामजद होने और बनने के बाद नैब कोयटा की सिफारिश पे तरमीमी कानून के तहत बंद कर दी गई थी। वो अब दोबारा बहाल हो जाएगी और नैब जराई कह रहे हैं कि आहद चीमा का केस भी दोबारा खुलेगा। इसके अलावा जितने इसहाक डार साहब का हमने पहले जिक्र किया है, फवाद हसन फवाद साहब के बारे में नैब खुद तस्लीम कर चुका है कि इनके खिलाफ शवाहिद नहीं मिले थे, उनको उनका केस नैब के पास खोलने का कोई जवाब नहीं है। लेकिन जिनके उन्होंने कहा था कि ये तरमीमी कानून के तहत इनको रिलीफ देने की हद तक नैब ने हिमायत की थी, वो अब खत्म हो गया है। और इसमें बड़ी अहम चीज ये है कि हम ये वो केसेस डिस्कस कर रहे हैं जो अदालतों में थे, कई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे थे, जिनको चेयरमैन नैब ने खुद दायरा इख्तियार खत्म होने पे रोक दिया था, बंद कर दिया था। एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में मंजूरियां दी जाती थी, वो फैसले चेयरमैन नैब के भी कलअदम करार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी वाजे किया है और 7 दिन के अंदर रिकॉर्ड जहां पर मौजूद था तरमीम से पहले वहां वापस यानी अदालतों में पहुंचाने का हुक्म दिया गया है। वो केसेस 7 दिन के अंदर दोबारा चलना शुरू हो जाएंगे। जमानत की अगर बात करें हम तो उसका इख्तियार नैब के अदालत के पास मौजूद रहेगा, ये एक अच्छी तरमीम
सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की थी। इसके अलावा LNG रेफरेंस वापस नैब कोर्ट आ जाएगा, वो वैसे भी बंद नहीं हुआ था, दूसरी कोर्ट मुंतकिल हुआ था उसी बिल्डिंग में, तो वो वहां से वापस नीचे आ जाएगा, एहतसाब अदालत में आ जाएगा। इस तरह अगर आप बात करें शहबाज शरीफ के शायद कोई एक आध केस उसमें भी वापस नवाज शरीफ का केस है स्पेसिफिकली, तोशाखाना केस है, तोशाखाना से गाड़ियां लेने का केस है जो प्योरली तरमीम के तहत वापस हुआ था, वो वापस खुल जाएगा। तोशाखाना अब इमरान खान ही नहीं, तोशाखाना अब नवाज शरीफ का भी केस चलेगा और इमरान खान का भी रेफरेंस दायर होना बाकी है, और नवाज शरीफ का 7 दिन के अंदर रेफरेंस बहाल हो जाएगा, जिसमें उनका स्टेटस इश्तिहारी का था, इश्तिहारी करार पाए हुए थे नवाज शरीफ, उसमें वो स्टेटस उनका बरकरार हो जाएगा। लाहौर में उनका एक प्लॉट अलॉटमेंट का केस था जो उनके इश्तिहारी होते हुए मेरिट पे बरियत हो गई थी, वो चूंकि मेरिट पे बरियत थी उसे नैब ने चैलेंज भी नहीं किया था, वो बहाल नहीं हो सकेगा। लेकिन मेनली जो सियासतदानों के सारे हम केसेस देखें वो चूंकि उनमें एलिगेशन असासों का शामिल ही होता था, नैब का पैटर्न ये था कि इल्जाम कोई भी लगे उसमें उनको असासों की शिक शामिल कर ली जाती थी, 9A5 को रखा जाता था। तो उसको रिस्टोर करने का मतलब यह है कि नैब पूरी तरह से आज़ाद हो गया है, दोबारा से वो पूरी तरह एक्टिव होकर उन केसेस को परसू कर सकता है और उसको करप्शन के सबूत देने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ बताना है कि ये इनकी मुताबिकत नहीं रखते। यही सबसे बड़ा जो एक सिक्की अगर हम बात करें, बाकी तमाम सिक्के छोड़ दें, मैं बार बार इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि ये वो सिक्का है जो कि नैब को दोबारा उसी तरह से जो ना उसका वेनम वापस दे दिया, एक्टिव कर दिया है और उसका इख्तियार बहाल कर दिया है। आमदन से ज़ायद असासों का केस किसी वक्त भी शुरू हो सकता है और नैब के पास फिर बड़ी पावर्स होती हैं। जब असासों का केस शुरू हो जाता है तो नैब की इंक्वायरी शुरू होने से तहकीकात का आगाज होता है, तो नैब अपनी एक सेक्शन है उसकी कापी जो है तमाम बैंक्स को अरसाल कर देता है जी कि जब नैब एक बंदे के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर चुका है तो इसके अकाउंट्स आप मुंतकिल नहीं कर सकते, तो वो फ्रीज हो जाते हैं वहीं पर, वो बंदा कहीं का नहीं रहता। वो ये सारा एक बड़ा पावरफुल लॉ है, तो उसको अगर बहाल किया गया है तो ये दोबारा नैब अपने पूरे जो है वो लेकिन इस फैसले में जो है ना असल बात और है, ये फैसला आया है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की रिटायरमेंट से पहले, उनका आज आखिरी वर्किंग डे है कोर्ट में, तो आज उन्होंने सुनाया है। अब इसके खिलाफ जो नजरसानी की दरखास्त आएगी वो सुनने के लिए सेम बेंच मौजूद नहीं होगा, उसकी सरबराही करने वाले चीफ जस्टिस उमर बंदयाल मौजूद नहीं होंगे। फैसले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहले ही इख्तिलाफ किया हुआ है कि ये केस यहाँ नहीं सुना जा सकता, इसलिए दो एक ही राय से पहले इस केस को काबिल समाअत करार दिया गया है। तो नजरसानी में हो क्या सकता है, इम्कानात क्या हैं? नजरसानी में इम्कान यह है कि नजरसानी जब आए तो चीफ जस्टिस की जगह नए चीफ जस्टिस बैठे, ठीक है, तो इम्कान ये भी हो सकता है कि 2-1 से जो ये फैसला आया है 2-1 से इसके खिलाफ नजरसानी मंजूर हो जाए। और नजरसानी में होता ही है कि आपने जजमेंट में कोई एरर दिखाना होता है, तो एरर अगर वो इस हद तक मुतमईन कर पाए कोर्ट को कि ये केस काबिल समाअत ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन थी, अगर किसी को कुछ था तो वो हाई कोर्ट चला जाता, कोई हाई कोर्ट भी नहीं गया, और एक ऐसे बंदे ने दी थी जो कि पार्लियामेंट से, जैसे कि मंसूर अली शाह साहब कहते रहे कि वो पार्लियामेंट से फरार होने वाले हैं, वो फरार हुए हैं और उन्होंने वहां पे इसको करना था, तो अदालत से आगे क्यों ले रहे हैं? अगर इन एरर्स पे वो नजरसानी में 2 जजेस को मुतमईन कर पाए तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला उठ जाएगा। तीसरी इसमें सूरत हाल ये हो सकती है कि जो नजरसानी एक्ट को कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके खिलाफ नजरसानी भी वो आनी है या नए चीफ जस्टिस के बनाए हुए बेंच ने सुननी है। अगर वो नजरसानी भी मंजूर हो जाती है तो फिर अपील तो फिर नैब के जो आज फैसला आया है इसके खिलाफ जो नजरसानी आएगी उसका दायराकार अपील जैसा होगा और एक बड़ा बेंच बैठ के तो इस सारे को दोबारा अनडू कर सकता है। लेकिन कहने की बात यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के चार्ज संभालने से पहले उनकी आगे मसरूफियत क्या रहने वाली है चंद माह, वो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। नैब तरामीम का केस है, नजरसानी एक्ट है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 18 के लिए फिक्स हो चुका है, तो यही वो टेक्निकल चीज़ें हैं जिनमें अदलिया को उलझाया गया है पिछले काफ़ी अरसे से। इनसे निकलने का रास्ता जस्टिस काजी फायज ईसा के पास उन्हें बनाना होगा। सबसे पहला चैलेंज ये होगा, क्योंकि असल चैलेंज उनका जो है, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए होने वाला है, वो ये होना है कि अदलिया की इज्जत वकार बहाल करना।
अगर वो इन्हीं केसेस में लगे रहे तो उनका पास वक्त कम है, 13 माह है, उन्हें ये केसेस बहुत जल्दी मेरा ख्याल है वो निपटाना चाहेंगे ताकि वो असल उसकी तरफ बढ़ सकें। पिछले 1-1.5 साल से पूरे जो मातहत अदालतें हैं, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत वहाँ के जजेस बरमला ये शिकवा कर रहे हैं कि हमारे अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये बेतुकीरी की मतलब इंतहा है अदलिया की। तो इसको रिस्टोर करना मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज जस्टिस काजी फाइज साहब के लिए होना है। उससे पहले ये जो सारी बुनियाद पड़ चुकी है, जाने वाले चीफ जस्टिस साहब जो उनके लिए बाज लोग, मैं तो वो लफ्ज़ नहीं कहता, बाज लोग कह रहे हैं जी नई सुरंगें लगा के गए हैं, तो इन सुरंगों से कैसे बच के उन्होंने कहाँ तक जाना है और अपने असल गोल पे फोकस करना है, ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन बहरहाल उन्हें अब इन चीज़ों से गुजरना है। ये एक फैसले आ चुके हैं, इनके खिलाफ नजरसानियां आनी है और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, बड़ी तफसील के साथ बताया फैसला क्या है, इम्पैक्ट क्या है, किस किस पे क्या असर होगा और आइंदा आने वाले दिनों का सिनेरियो क्या होगा। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब।